हेलो एवरीवन, मेरा नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोहली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों, पावर प्लांट इंजीनियरिंग के नेक्स्ट यूनिट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है फीड वाटर ट्रीटमेंट। बॉयलर्स के अंदर हम लोग जो स्टीम प्रोडक्शन करने के लिए वाटर का यूटिलाइजेशन करते हैं, उस वाटर को किस तरह से प्योर किया जाता है, किसके क्या क्या प्रोसेसेस करने के बाद में हम उस वाटर का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। चैप्टर जीटीयू में एटलीस्ट 4 to 7 मार्क्स के कंटेंट का है। इस चैप्टर में से आप लोगों को कोई भी एक थियरी पूछी जा सकती है। चैप्टर काफ़ी सिंपल है। तो शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा डिफरेंट इम्प्योरिटीज फाइंड इन फीड वाटर। अभी ये टॉपिक में समझा उसके पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि व्हाई द नेसेसिटी देयर इज अ नेसेसिटी ऑफ द फीड वाटर ट्रीटमेंट। फीड वाटर के किया प्योर करने के लिए या फीड वाटर को ट्रीट करने की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, क्या क्या नेसेसिटी होती है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जनरली बॉयलर का लोकेशन ये होता है कि रिवर के पास में या किसी पॉन्ड के पास में, किसी लेक के पास में होता है। अब सीधी सी बात है कि जो भी पानी हम लोगों को मिलने वाला है, नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज विल बी देयर, बहुत ही ज़्यादा इम्प्योरिटीज होने के चांसेस होते हैं। सेकंड थिंग, पीएच फॉर्मेशन आपके वाटर की क्या है ये भी आप लोगों को पता नहीं है। पीएच अगर कम है तो भी हमारे लिए खराब है, पीएच अगर ज़्यादा है तो भी हमारे लिए खराब है। तो अगर ऐसे इम्प्योर वाटर को आप लोग यूज़ करोगे फीड वाटर के तौर पर, जैसे बॉयलर के अंदर सीधा स्टीम प्रोडक्शन करने के लिए, स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए, तो चांसेस ये होते हैं कि आप लोगों को नंबर ऑफ पोर्शंस पे इम्प्योरिटीज़ की वजह से लॉस ऑफ एनर्जी के चांसेस रहेंगे या तो फिर मेंटेनेंस इंक्रीज होने के चांसेस रहेंगे। तो ये जो मेंटेनेंस से आप लोगों को बचना है, लॉस ऑफ एनर्जी से बचना है, ये सारे रेमेडीज से अगर आप लोगों को बचना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे वाटर को क्लियर प्योर करने के बाद ही उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे वाटर के अंदर फीड वाटर जिसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या इम्प्योरिटीज़ होती है। तो सबसे पहले नंबर वन, अनडिसॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड मटेरियल्स, जैसे कि सबसे पहले है टर्बिडिटी एंड सेडिमेंट, फिर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट, फिर क्लोराइड्स, देन आयरन, फिर सॉरी मैंगनीज, सिलिका, माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ्स, कलर। ठीक है, इस तरह से नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज आप लोगों को मिल सकती है, जिसका पहला पोर्शन है अनडिसॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड मटेरियल्स में। तो पहला हम लोग समझते हैं टर्बिडिटी एंड सेडिमेंट। टर्बिडिटी इन वाटर इज सस्पेंडेड solid particles in soluble matter like mud, sediment, sand, etc. that settle rapidly on standing। अभी इस लाइनिंग का सिंपल मतलब समझो, क्या सॉल्युबल मैटर होगा। आपको पता होगा अगर पानी के अंदर मिट्टी वाला पानी जैसा होता है, तो पानी में इस तरह से मिक्स हो जाएगा कि आप लोगों को मिट्टी वाला पानी साफ पता चल जाएगा कि ये पानी गंदा है, जिसको हम लोग मड वाटर बोलते हैं। सेडिमेंट आपकी मिक्स हो जाएगी, सैंड आप लोगों की मिक्स हो जाएगी। ठीक है, ये क्लियरली आप लोगों को दिख सकता है कि ये पानी के अंदर इम्प्योर है। जैसे नदी का पानी ले लो आप, कोई भी रिवर बैंक के ऊपर जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, नदी के किनारे आप जाओगे तो आपको क्लियर दिख जाएगा कि मिट्टी वाला पानी किस तरह से होता है। अभी जो प्रेजेंस होती है वो अनडिजायरेबल होती है। क्यों? क्योंकि हीटिंग और इवापोरेशन जो होगा वो इसकी वजह से हार्ड हो जाएगा, स्केल डिपोजिशंस के चांसेस हो जाएंगे, हीटिंग सरफेस और फ्लोट सिस्टम आप लोगों की जनरेट हो जाएगी। ठीक है, अभी स्केल डिपोजिशन भी अगर जनरेट हो रहा है तो सीधी सी बात है, हमारे लिए तो ये हजार ऐसी है। क्योंकि स्केल डिपोजिशन से आप लोगों के कंपोनेंट्स के इरोजन करोजन के चांसेस लगने वाले, वो खराब होने के चांसेस रहते हैं। अभी ये इम्प्योरिटीज को कैसे क्लियर किया जाता है? इट कैन बी रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन और सेटलिंग कॉगुलेशन। फिल्ट्रेशन या सेटलिंग कॉगुलेशन मेथड से भी आप लोग इसको दूर कर सकते हो। टर्बिडिटी ऑफ बॉयलर फीड वाटर शुड नॉट एक्सीड 5 ppm। स्टैंडर्ड मेजरमेंट है हार्डनेस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, कि कैल्शियम कार्बोनेट की जो वैल्यू है वाटर के अंदर, इट शुड नॉट बी मोर देन 5 ppm। क्लियर? इन पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि ग्रेन्स पर गैलन मल्टीप्लाई बाय 17.1 इज इक्वल टू ppm। नेक्स्ट होगा सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट। सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट क्या है? ये वन टाइप ऑफ अल्कलाइन है जो कि नेचुरली होते हैं और जो करोजन इफेक्ट को एक्सेलरेट करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको पता होगा कि करोजन इफेक्ट जब लगती है, जिसको गुजराती में बोलते हैं क्षार, ठीक है, तो वन टाइप ऑफ वो सॉल्टी पोर्शन ही है। तो ये हो सकता है किसकी वजह से? तो सोडियम और पोटेशियम की वजह से, जो कि वाटर के साथ में हाईली सॉल्यूबल है और हाईली कॉन्सेंट्रेट भी है। ठीक है,
लेकिन अगर इसको बचाया जाए, मतलब कि वाटर में से ये इम्प्योरिटीज को निकाल दी जाए, तो आपके करोजन इफेक्ट के होने के चांसेस कम रहेंगे। नेक्स्ट होता है क्लोराइड्स। दे कोज इंक्रीज्ड करोसिव एक्शन ऑफ वाटर। ये हमारे वाटर के अंदर करोजन इफेक्ट इंक्रीज करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट होगा आयन। आयन क्या है? इट इज जनरली ground surface water contains less than 5 ppm, but even 0.3 ppm can create trouble in feed water system by soft scale. ग्राउंड वाटर जो होता है उसके अंदर 5 ppm से भी कम हमारे पास में आयन होता है, लेकिन अगर 0.3 ppm भी 0.3 ppm वाला भी अगर पानी आप लोग एज अ फीड वाटर यूज कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी सॉफ्ट स्केल के फॉर्मेशन के चांसेस रहते हैं, जो कि एक्सेलरेट करेगा आपकी करोजन इफेक्ट को। तो फेरस बाइकार्बोनेट इज मोस्ट कॉमन सॉल्यूबल आयन इन वाटर। ये फेरस बाइकार्बोनेट एक कॉमन सॉल्यूबल है, आयन कॉमन आयन है, सॉरी, जो वाटर के साथ में इजीली सॉल्यूबल हो जाता है, सॉल्यूट हो जाता है। It deposits become yellowish and reddish sediment of ferric hydroxide if exposed to air। अगर ये एयर के कांटेक्ट में भी रहेगा ना, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि येलोइश या तो रेडिश पोर्शन आप लोगों को देगा। जैसे कि लोखंड के ऊपर आप लोगों को रेडिश पोर्शन सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो वो जो रेडिश पोर्शन मिल रहा है ना, वो बेसिकली हमारे लिए फेरिक हाइड्रोक्साइड ही है, क्योंकि आयन होता है इसीलिए। मैंगनीज, इट्स प्रेजेंस इज इक्वली ट्रबलसम एज आयन। जिस तरह से आयन हमारे लिए नुकसान कारक है, जस्ट लाइक दैट मैंगनीज भी हमारे लिए नुकसान कारक है। जितना नुकसान कारक आयन होगा, बिल्कुल इक्विवेलेंट मैंगनीज का निकलेगा। फिर होता है सिलिका। सिलिका में क्या होगा? इट्स प्रेजेंस इन वाटर इज हाईली ऑब्जेक्शनेबल एज इट्स फॉर्म्स वेरी हार्ड स्केल इन बॉयलर एंड फॉर्म्स इनसॉल्युबल डिपॉजिट्स ऑन टरबाइन ब्लेड। सिलिका जो होगा वो टरबाइन की ब्लेड के ऊपर, ठीक है, या तो फिर बॉयलर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल स्केल, यानी कि क्षार या तो करोजन इरोजन इफेक्ट मैक्सिमम ज़्यादा जनरेट करेगा। अगर इसकी फीड वाटर में प्रेजेंस है, तो इट्स रेडियस इज एज लो एज 10 टू 50 पार्ट्स पर मिलियन बिलियन। 10 टू 50 पार्ट्स पर बिलियन, मिलियन नहीं, मिलियन से भी बड़ा बिलियन। 10 टू 50 पार्ट्स पर बिलियन इतने प्रेजेंस फीड वाटर के अंदर होने के चांसेस रहते हैं। मोस्ट नेचुरल वाटर कंटेंस सिलिका। नेचुरल वाटर जो जनरली हमको मिलता है रिवर से, उसके अंदर सिलिका का फॉर्मेशन होता है, सिलिका फॉर्म इंक्लूड होता है, जिसकी रेंज होती है 1 to 100 ppm। नेक्स्ट, माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ। माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ क्या होगा सरफेस वाटर के अंदर? इट इंक्लूड्स बैक्टीरियल स्लेम्स मोल्ड्स, डायटोन्स, अलगाई एक्सेट्रा। ये अलग अलग टाइप के आपकी इम्प्योरिटीज़ के टाइप है, जिसको माइक्रोबायोलॉजिकल बोला जाता है। ऐसे छोटे छोटे पोर्शन जो आप लोगों को दिख नहीं सकते। बैक्टीरियल स्लिम्स है, मोल्ड्स है, डायटोन्स है, अलगाई है, एक्सेट्रा। दिस कैन cause coating on heat exchanger and clog the flow passages and reduce the heat transfer rate। ये क्या करेगा? हीट ट्रांसफर रेट को डिक्रीज भी कर देगा। फ्लो पैसेजेस के अंदर क्लॉग यानी एक ऑब्स्टेकल्स जनरेट कर देना, ऑब्स्टेकल्स भी जनरेट कर देगा, ठीक है, जो हीट एक्सचेंजर के अंदर वन टाइप ऑफ कोटिंग कर देगा, कि जिसकी वजह से आपकी हीट इजीली पास ना हो पाए, मतलब कि ट्रांसफर ना हो पाए। नेक्स्ट, कलर। Its presence in water causes foaming in boilers and may interfere with treatment processes। ये वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेसेस के साथ में भी आप लोगों को इंटरफेयर करने के चांसेस कर सकता है। इट इज़ जनरली रिमूव्ड बाय क्लोरीनेशन और एब्जॉर्प्शन बाय एक्टिवेटेड कार्बन। ये क्लोरीनेशन से या तो फिर एक्टिव कार्बन को एब्जॉर्ब करने के बाद में भी रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट है डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स एंड मिनरल्स। इसके क्या टाइप है? तो नंबर वन एक ही है, जैसे तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स। द प्रेजेंस ऑफ दिस सॉल्ट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द हार्डनेस ऑफ वाटर। जितना ज़्यादा हार्ड वाटर होगा, हम लोग जो पानी पीते हैं ना, उसके अंदर मैग्नीशियम कैल्शियम का पोर्शन नहीं होता, वो क्लियर हो जाता है, ठीक है, तो उसको सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। तो ऐसे वाटर्स के जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट है, तो उनको हार्ड वाटर, हार्डनेस के तौर पर कंसिडर किया जाता है। और हार्डनेस वाटर जो होता है वो टेस्ट किया जाता है स्टैंडर्ड सॉप टेस्ट से। सॉप टेस्ट के थ्रू हम लोग इसको मेंशन कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। दिस सॉल्ट्स आर प्रेजेंट इन द वाटर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स। ये ऐसे सॉल्ट्स है, दिस सॉल्ट्स आर प्रेजेंट इन द वाटर। ये वाटर के अंदर ऐसे प्रेजेंटेड सॉल्ट्स है जो कि फॉर्मेशन करते हैं कार्बोनेट्स का, बाइकार्बोनेट्स का, सल्फेट्स का एंड क्लोराइड्स का।
वाटर हैविंग कार्बोनेट हार्डनेस मे बी सॉफ्टन बाय सफिशिएंट हीटिंग और बॉइलिंग। वाटर के अंदर जो भी कार्बोनेट्स है, हार्डनेस है, इसको आप लोग सॉफ्ट कर सकते हो बाय हीटिंग और बॉइलिंग। आपको पता होगा कि हम लोग जनरली डॉक्टर वगैरह ये बोलते हैं कि जब भी आप बीमार हो तो इस तरह से बोला जाता है कि वाटर को बॉईल करके पियो। उसका रीज़न ये होता है कि अगर वाटर के अंदर कोई हार्ड पार्टिकल है, इस तरह से कैल्शियम या मैग्नीज, ठीक है, तो मैग्नीशियम सॉरी, तो ये मैग्नीशियम और जो कैल्शियम होगा वो इजीली रिमूव हो जाएगा। जनरली हमारे अगर पेट की कोई बीमारी होती है जो कि पानी के लगते हैं, तो यही सॉल्यूशन सबसे पहले बताया जाता है कि पानी को हीट करके पियो या तो गर्म करके पियो, बॉईल करके पियो। ठीक है, उसका रीज़न यही है। बिल्कुल सेम चीज़ की जाती है बॉयलर के अंदर भी। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा इज लिबरेटेड and relatively insoluble precipitate of CaCO3 calcium carboxide and MgCO3 magnesium carboxide are formed which can be removed by simple blown down method। CO2 अगर आप लिबरेट कर रहे हो तो इनसोल्यूबल प्रिसिपिटेट होगा, मतलब कि CaCO3 या तो MgCO3 फॉर्म होगा, जिसको आप इजीली रिमूव कर सकते हो सिंपल ब्लो डाउन मेथड से भी। Hardness of water is caused by the presence of chlorides, sulfates, and nitrates of calcium and magnesium cannot be removed by just boiling। मैग्नीशियम जो होता है वो उसको बॉईल करने से रिमूव नहीं कर सकते हो। ठीक है। हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की हार्डनेस का रीज़न क्या होता है, तो क्लोराइड्स अगर है, सल्फेट्स अगर है, नाइट्रेट्स ऑफ कैल्शियम अगर है, मैग्नीशियम अगर है, ये सारे रीज़न होते हैं कि जिसकी वजह से वाटर की हार्डनेस जनरेट हो रही है। ठीक है। अभी ये सबको खाली बॉईल करने से रिमूव नहीं होता है। हम लोग पीने के टाइम पे जो पानी का यूज़ करते हैं उसके अंदर इतने हायर अमाउंट में मैग्नीशियम और कैल्शियम नहीं होता है जितना कि आप लोगों को नेचुरल रिसोर्स से मिले हो वाटर में होता है। इसीलिए कभी भी आपके घर में जो भी पानी आता है इसको रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम RO के अंदर से पास आउट करके ट्रीटमेंट करने के बाद में ही हमारे पास में भेजा जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि खाली बॉईल करोगे तो ये हार्डनेस के स्केल्स आप लोगों के दूर नहीं होंगे। इसको क्या करना पड़ता है, बिकॉज दे फॉर्म ए हार्ड स्केल ऑन हीटिंग सरफेस। हम हमारी जो हीटिंग सरफेस होगी उसके ऊपर भी एक हार्ड स्केल जनरेट करने वाला है, जिसको और भी अच्छी तरह से हीट ट्रीटमेंट किया जाता है डीप में। नेक्स्ट, डिसॉल्ट गैसेस। नंबर ऑफ गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहला ऑक्सीजन जो होगा वो करोसिव है, किसके लिए, तो आपको पता होगा करोजन रीजन इफेक्ट सबसे ज़्यादा आयन के ऊपर लगती है, जिंक के ऊपर लगती है, ब्रास के ऊपर लगती है। दूसरी मेटल, जितनी भी मेटल्स है जो कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस इजीली कर सकता है, वहाँ पर करोजन इफेक्ट लगने के चांसेस होते हैं। तो ऑक्सीजन सबसे पहला होगा, इट इज करोसिव टू आयन, जिंक, ब्रास एंड अदर मेटल्स। इट इज प्रेजेंट इन सरफेस वाटर इन डिसॉल्व फॉर्म, जो कि सरफेस वाटर के साथ में भी डिसॉल्व फॉर्मेशन में होगा। आपको पता नहीं चलेगा वो कि हाँ भाई यहाँ पर करोजन इफेक्ट स्टार्ट हो गई। आफ्टर सम टाइम इट विल बी फॉर्म बाय यू। It causes corrosion and pitting of all metal parts with which it comes in contact, especially at high temperature। अगर हाई टेम्परेचर वाले स्टीम की कांटेक्ट में ये आ रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पर corrosion इफेक्ट होना ही होना है। तो अगर डिसॉल्व गैस आपके वाटर के अंदर है तो उसको रिमूव करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। इट प्रोड्यूसेस corrosion एंड स्केल फॉर्मिंग कंपाउंड्स। ऑक्सीजन की वजह से तो सिर्फ करोजन इफेक्ट होना है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से करोजन एंड स्केल फॉर्मिंग दोनों की दोनों चीज होती है। स्केल फॉर्मिंग कंपाउंड्स बाय कंबाइनिंग विथ अदर मटेरियल्स, जो दूसरे मटेरियल के साथ में भी कंबाइन होता है। मेजोरिटी ऑफ वाटर कंटेन्स 2 to 50 ppm ऑफ CO2। ज़्यादातर पानी जो होता है उसके अंदर 2 to 50 ppm CO2 की वैल्यू इतनी प्रेजेंट होती है। दूसरे मटेरियल्स क्या क्या हो सकते हैं, तो फ्री मिनरल एसिड। फ्री मिनरल एसिड क्या होगा, दे प्रेजेंट इन वाटर एज सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नॉर्मली जो एसिड होता है वो हाँ या तो सल्फ्यूरिक एसिड होगा या तो फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। देयर प्रेजेंस इन वाटर इज ऑलवेज अनडिजायरेबल एज इट मे रिजल्ट इन द करोजन। ये जो प्रेजेंस होती है वाटर के अंदर वो अनडिजायरेबल होती है, जो कि करोजन इफेक्ट जनरेट करने के लिए मैक्सिमम जवाबदार फैक्टर होता है। द प्रेजेंस इज रिड्यूस्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन विथ अल्कलाइज। इसकी जो प्रेजेंस होती है वो अल्कलाइज की न्यूट्रलाइजेशन के साथ में रिड्यूस करी जा सकती है। ऑयल, generally the lubricating oil is carried with steam into the condenser and through the feed water system to the boiler। जनरली लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होता है वो हम लोग हमारे बॉयलर के अंदर या तो कोई भी वर्किंग पार्ट्स के अंदर हम लोग पहुंचाते हैं, into the stream into the condenser and through the feed water system to the boiler। या तो हम लोग उसको फीड वाटर सिस्टम के थ्रू या तो कंडेंसर के थ्रू पहुंचाते हैं। अभी इसकी वजह से क्या होता है, तो स्लज स्केल फॉर्मेशन या तो फॉर्मिंग इन बॉयलर, फॉर्म यानी झाग जैसा प्रोड्यूस होना ऑयलिंग की वजह से, इसके चांसेस होते हैं।
इसको रिमूव किस तरह से किया था, जनरली बाय स्ट्रेनर्स एंड बैफल सेपरेटर्स। या तो बैफल से आप लोग इसको अलग कर सकते हो, या तो स्ट्रेनर्स, इसके थ्रू आप लोग इसको अलग कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका जियोलाइट ट्रीटमेंट, जीटीयू के लिए इंपॉर्टेंट है। एज यू कैन सी फिलहाल हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप दोस्तों को इस टॉपिक में आप लोगों को समझ में आया होगा। वैसे तो ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट या नॉलेज के लिए ज़रूरी है। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।